बात करते हैं 60 सेकंड न्यूज की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के, जहां के बांदीपोरा में आतंकियों ने सेना के कैंप पर नाकाम हमला किया। जवाबी फायरिंग में वहां से भाग निकले। इससे पहले बडगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर उन्होंने गोलियां चलाई थीं। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर हमला किया गया है। बडगाम के मजमा में 2 मजदूरों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों मजदूर जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। एक मजदूर के हाथ में तो दूसरे के पैर में गोली लगी है। मजदूरों को इलाज के लिए मगम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बडगाम में हमले के बाद रात तकरीबन 9:30 बजे आतंकवादियों के एक दूसरे दल ने बांदीपोरा में सेना के एक शिविर पर हमले की कोशिश की। शिविर में मौजूद जवानों ने भी पोजीशन लेकर जवाबी फायर किया, जिसके बाद आतंकियों के पांव उखड़ गए। वो भाग निकले। सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सीएम बने, तब से लेकर घाटी में कई बार आतंकी वारदातें हुई हैं। कल यानी कि 1 नवंबर बडगाम में 2 मजदूरों को गोली मारी गई, तो बांदीपोरा में सेना के शिविर पर हमले की नाकाम कोशिश हुई। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला, दूसरी पुलवामा में मजदूर पर गोलीबारी हुई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में हमले में डॉक्टर, इंजीनियर और 5 मजदूरों की मौत हो गई। तो 16 अक्टूबर को शोपियां में प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। कर्नाटक में कांग्रेस के वादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि झूठे वादे करने आसान है, लेकिन उनको पूरा करना मुश्किल। वहीं पीएम के इस हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। कर्नाटक में शक्ति योजना को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही बयानबाजी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस लोगों से ऐसे वादे करती है जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। अब कांग्रेस लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस शासित राज्यों की वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस की तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है। ये इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। पीएम के पोस्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और कहा कि मोदी की गारंटी देश के लोगों के साथ क्रूर मजाक है। बीजेपी का मतलब विश्वासघात और जुमला है। झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये बीजेपी के 5 विशेषण हैं। बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? दरअसल ये मामला तब उठा जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शक्ति योजना के रिव्यू की बात कही थी। इससे खड़गे नाराज हो गए। खड़गे ने मंच से डीके शिव कुमार को फटकार लगाई। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। महाराष्ट्र की मुंबा देवी सीट से उद्धव गुट के जो अरविंद सावंत हैं, उन्होंने साइना एनसी पर विवादित बयान दिया। ये मामला तूल पकड़ रहा है। उद्धव गुट बैकफुट पर है तो शिंदे हमलावर है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद सावंत ने साइना का बगैर नाम लिए कहा कि यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता। इंपोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। बस फिर क्या था, साइना ने अरविंद सावंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माल जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगी। आपको माफी मांगनी पड़ेगी और मां मुंबा देवी का खौफ रखिए, क्योंकि मैं महिला जरूर हूँ लेकिन मैं आपकी माल नहीं हूँ। चाइना पर विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता देख उद्धव गुट उनके बचाव में उतर आया। अरविंद सावंत जी हे कोणाला एका व्यक्तीला नाही तर सगळे जे 12च्या 12 लोक आहेत त्यांना बोललेले आहेत। बीजेपी नेता शायना शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। विवादित बयान को शिवसेना प्रमुख और सीएम शिंदे ने महिलाओं का अपमान बताया है। खरं म्हणजे हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं, बाळासाहेब असते आणि कोणी शिवसैनिकांना असं केलं असतं फुबळ फोडला। अपनी उम्मीदवारी का गठबंधन के सहयोगी बीजेपी से विरोध झेल रहे एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि जो पूरा चुनाव का परिणाम आएगा उसमें एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार किंग मेकर साबित होंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का समर्थन कर बीजेपी का विरोध झेल रहे नवाब मलिक ने कहा है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग नतीजों का इंतजार करें। वो और उनकी बेटी इस तरह दोनों चुनाव जीतेंगे। मुसलमान है तो उसके संबंध दाऊद से जोड़ दिए जाए, लेकिन जो लोग भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। मैं महायुति का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। नवाब मलिक ने शिवसेना और एनसीपी में फिर एकजुटता को लेकर कहा कि दोनों को फिर साथ आना चाहिए या नहीं, ये फैसला दोनों परिवार के मुखिया तय करें। लेकिन एनसीपी का हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि अजित पवार सीएम बने।
एक विधायक की पार्टी मुख्यमंत्री का शपथ ले सकती है तो अजीत पवार की तो बहुत बड़ी पार्टी है। हम लोग किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये देखिएगा। नवाब मलिक ने यह भी साफ कर दिया कि अजीत पवार ने हमेशा उनका साथ दिया है, लिहाजा वो किसी भी हाल में अजीत पवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। यूपी के कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उनके शिव मंदिर में पूजा करने पर विवाद हो गया है। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। नसीम सोलंकी कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंची। उनके साथ समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद रहे। नसीम सोलंकी ने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक भी किया। अमिताभ वाजपेयी ने वीडियो को जैसे ही सोशल मीडिया पर डाला, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तंज कसना शुरू कर दिया। इसके बाद मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ है वो उलेमा, वो मौलाना, वो काजी जो बात बात पे फतवे निकालते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। नसीम सोलंकी के मंदिर दर्शन करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक किए जाने पर बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट बताया। अखिलेश यादव जी एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, कहीं पर टोपी लगा लेते हैं और कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सोलंकी परिवार का पिछले 22 साल से कब्जा है। पिछले चुनाव में नसीम के पति इरफान सोलंकी जीते थे, लेकिन उनके जेल में जाने से सीट खाली हो गई और समाजवादी पार्टी ने नसीम को प्रत्याशी बनाया है। दीपावली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में जमकर हिंगोट युद्ध खेला गया। परंपरा के नाम पर आग का जो खेल था लगभग 1.5 घंटे तक चला और इसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गौतमपुरा में परंपरा के नाम पर हर साल कलंगी और तुर्रा दल के बीच हिंगोट युद्ध होता है। इसे देखने के लिए इंदौर, उज्जैन, धार और देवास सहित दूर दूर से हजारों लोग पहुंचते हैं। देश में सिर्फ गौतमपुरा एक ऐसी जगह है जहां इस युद्ध को खेला जाता है। इस बार नगर परिषद ने स्टेडियम क्षेत्र में 25 फीट ऊंची जाली लगाई थी, जिस वजह से बाहर दर्शक दीर्घा में युद्ध को देखने वाले दर्शकों में कमी आई। वहीं युद्ध मैदान में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने करीब 300 से अधिक पुलिस जवान को सुरक्षा में तैनात किया। यहाँ पर हिंगोट युद्ध का आयोजन किया जाता है और इसमें बेसिकली यहाँ 2 विलेज होते थे, उनके द्वारा पारंपरिक रूप से हिंगोट एक पटाखा टाइप बनाते हैं और उसके माध्यम से ये लोग हिंगोट युद्ध करते हैं। आम जनमानस जो आता है उसकी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। हिंगोट यानी कि अग्निबाण से युद्ध की परंपरा सालों पुरानी है। पीठ पर बंधे तरकस से हिंगोट निकाले जाते हैं, उसे जलाकर दूसरी सेना की तरफ फेंका जाता है। खास बात यह है कि युद्ध में न कोई हारा न कोई जीता और अंधेरा होते ही युद्ध खत्म कर दिया गया। 2017 में इस खूनी खेल में एक युवक की जान चली गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने छठ पर पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं उसका जायजा लिया। इस बार त्योहार के पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा ट्रेन की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली स्टेशन से भी यूपी बिहार होकर कई ट्रेन चल रही हैं, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो रही है। हालांकि तैयारियां पुख्ता होने का दावा किया जा रहा है, जिसका रेल मंत्री ने खुद जायजा लिया। करीब 51 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इन स्पेशल्स का लाभ उठा चुके हैं। जो अपना बिहार के 4 बड़े रिसीविंग स्टेशंस हैं, उन सब में सब जगह टिकटिंग के लिए ऑलरेडी स्पेशल मशीन्स लाई गई है। पिछले साल 4,500 ट्रेन चलाई गई थी। इस बार एक्स्ट्रा पैसेंजर और ट्रैफिक की वजह से 7,435 स्पेशल चलाई गई हैं और 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है, यानी 7600 के आसपास स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और ये भी यहाँ पर रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी साथ मौजूद हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर किन किन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। इस दौरान दोनों मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। कल केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। केदारनाथ धाम में शुक्रवार को धूमधाम से दीपावली मनाई गई। केदारनाथ धाम में आयोजित दीपोत्सव में देश विदेश के भक्त झूमते नजर आए। ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य कर रहे बाबा केदारनाथ के भक्त। दीपोत्सव के लिए खास तौर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया था। शाम होते ही हजारों दियों से जगमग के साथ वहां की तस्वीरें मन मोहने वाली थी। बद्रीनाथ धाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। दीपोत्सव के लिए मंदिर को सैकड़ों किलो फूल से सजाया संवारा गया। शाम 5 बजे के बाद प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन हुआ। उसके बाद कुबेर जी और भगवान बद्री विशाल के खजाने की पूजा अर्चना की गई।
देश के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को दीपावली का त्योहार मना लिया गया था, लेकिन बद्रीनाथ धाम में पंचांग गणना के अनुसार शुक्रवार को दीपावली मनाने का मंदिर समिति ने दिन तय किया। इस साल शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को तो बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को बंद किए जाएंगे। जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल का दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। इसी 13 अक्टूबर को लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में उन्होंने अपना कलेक्शन पेश किया था। 63 साल के मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल ने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो दिल से जुड़ी बीमारियों से लंबे समय से पीड़ित थे। साल 2010 में हार्ट अटैक के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 1996 में टाइम पत्रिका ने उन्हें भारत का मास्टर ऑफ फैब्रिक एंड फैंटेसी बताया था। रोहित बल को साल 2001 और 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फैशन अवार्ड्स में डिजाइनर ऑफ द ईयर चुना गया। रोहित बल ने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड स्टार्स के लिए कपड़े डिजाइन किए। कौन बनेगा करोड़पति और ब्रिटिश एयरवेज के केबिन क्रू के लिए भी परिधान डिजाइन किए थे। दिसंबर 2023 में हार्ट से जुड़ी परेशानी के चलते रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने 2024 की शुरुआत में कमबैक किया। 13 अक्टूबर को दिल्ली में इंडिया फैशन वीक में रोहित ने अपने कलेक्शन पेश किए। ये उनका आखिरी शो था। उनका जन्म श्रीनगर में 8 मई 1961 को कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन का कोर्स किया। इसके बाद 1986 में फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया।